नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र पहले, दूसरे से लेकर 5वें दिन तक हंगामा ही बरपा। राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार के बजट पेश होने तक बवाल होता रहा है। एक और जहां सरकार ने बजट में युवा, किसान और महिलाओं के लिए सौगात देकर जनता को दिल जीतने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि सदन में सरकार को कैसे भी घेरा जा सके। सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए, जोरदार तरीके से तमाम सवाल उठाए। नतीजा ये हुआ कि हंगामे और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। जीतू पटवारी के निलंबन पर विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सरकार तक को जमकर घेरा। स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज भी कसा। हालांकि इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक भी हुई थी, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष पर हमें भरोसा नहीं है। जब भी हम सदन में चर्चा कराने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्न पूछते हैं, तो सरकार चर्चा से भागने लगती है। सवाल केवल जीतू पटवारी का नहीं बल्कि संसदीय मर्यादा का है। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के निलंबन को साजिश करार दिया। कमलनाथ ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक कदम है। विधानसभा अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के इशारे पर तानाशाही तरीके से जीतू पटवारी को निलंबित किए जाने की बात कही। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ई बजट के दिए अपने आईपैड भी लौटा दिए थे और डेटा चोरी होने का डर बताया था। अब विपक्ष के ये सवाल कितने जायज हैं? क्या जीतू पटवारी का निलंबन प्री प्लान है? विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम क्या सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय इतिहास का काला दिवस इसे क्यों करार दिया? क्यों सदन को पब्लिक मंच बनाया हुआ है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। मसला था पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निलंबन का। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए कहा कि इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जीतू पटवारी के निलंबन पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर आरोप लगे कि वो सदन के पटल पर कथित भ्रामक और झूठे बयान दे रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के लिए अनैतिक शब्द का प्रयोग किया है, नियम प्रक्रिया संहिता की किताब फेंक कर मारी, सदन की मर्यादा तार तार की। उन्हें सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है, इसलिए विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय को आज प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा, पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय न कराए, चर्चा कब होगी, जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का गिरफ्तार निंदनीय है। हम संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध अतिशीघ्र अब विधानसभा में अवमानना की प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। न कोई गलत शब्दों का उपयोग किया। हमने जो किया, जो वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश की, उसके सवाल खड़े किए और वो भी जो सवाल हमें सदन ने, सरकार ने दिए, उसके आधार पे कहा, तो भी सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि खुली लूट चल रही है। और जब खुली लूट की बात जनता के सामने आएगी तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तड़पेगी। उधर आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा कि इस मसले पर कांग्रेस में ही एकजुटता नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक कमलनाथ ने ही अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने
नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोबाइल पीछे करिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त की कोई दस्तखत नहीं। जो दस्तखत है वो आधे हैं। जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत बेचारा अकेला रह गया। देखिए, मैंने पुस्तक छेड़ के नहीं मारी है। पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था, चपरासी को हटा रहा था और पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई। और उसके बाद भी वो लाते हैं तो स्वागत, वो हमारे नेता है। विपक्ष के हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि सदन पब्लिक मंच नहीं है। नियम परंपरा कानून के तहत सदन चलता है। सदन में सदस्यों को मर्यादा में बोलना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से निलंबन का प्रस्ताव आया था। उन्होंने जीतू पटवारी के निलंबन की कार्यवाही पर नियमों के विचार की बात कही है। विधानसभा मर्यादा, परंपरा, प्रक्रिया, नियम, कानून के भीतर चलती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक्सटेम्पोर कुछ भी बोलने का अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर सामने वाले मंच में जो अपने क्षेत्रों में भाषण करते उसमें विधानसभा में फर्क क्या है। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित कर दी गई है, लेकिन बयानबाजी का दौर थमता नजर नहीं आने वाला। सदन की कार्यवाही में हंगामे को लेकर संसदीय इतिहास का काला दिवस बताया जा रहा है। तो वहीं 13 या 14 मार्च को कांग्रेस बड़े आंदोलन की रणनीति भी बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार को सदन में घेरने की कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, या सदन हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से अभय प्रताप सिंह यादव, कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहला अमित तावरे जी, जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई की गई जीतू पटवारी के ऊपर, आखिर कांग्रेस इस बात से सहमत क्यों नहीं? किस तरह के नियमों की अवहेलना की गई उनके निलंबन की कार्रवाई को लेकर? क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा और विधानसभा के द्वारा ये कहा जा रहा है, अध्यक्ष के द्वारा, कि झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी उन्होंने, इसलिए उनका निलंबन किया गया। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमको कुछ पहले जाना होगा। जब से 2014 से या जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, लगातार एक पक्षीय तरीके से सदन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ अकेले हमारे नेता जीतू पटवारी की बात नहीं है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को कुछ बोलने के बाद जो है वो नोटिस सदन के द्वारा दिया गया, और जब उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया, विस्तृत जवाब दिया गया, उसके बाद क्या स्थिति बनी हमने सबने देखी है। हमारा पूछना यह है, हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये पब्लिक स्पीच नहीं है, ये हमारा ये मानना है कि चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो, सब पब्लिक के लिए ही तो विधानसभा है। नहीं, लेकिन अमित जी अगर सदन में कोई झूठी और भ्रामक जानकारी देगा तो उस पर अध्यक्ष को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। उसके बाद क्या आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे अध्यक्ष के खिलाफ? नहीं, कैसे तय होगा ये कि भ्रामक जानकारी दी है? भाई, जीतू पटवारी जी का तो ये कहना है ना, सरकार ने जो जानकारी दी है उस हिसाब से उन्होंने कहा है। तो आपको तो साबित करना पड़ेगा ना सरकार ने कब ये जानकारी दी। अगर सरकार ने ये जानकारी दी है तो फिर तो पूरा रिकॉर्ड में होगा ना। आप रिकॉर्ड में निकाल के आप बता दीजिए। लेकिन उनको समय दिया गया, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं थे ना अध्यक्ष, इसलिए तो कार्रवाई हुई है। अरे, कार्रवाई तो आपने अपने हिसाब से तानाशाही के हिसाब से करी है। यदि वास्तव में असत्य जानकारी है या यदि ऐसा कुछ है तो उनको जीतू पटवारी जी के खिलाफ न्यायालय में जाना चाहिए। अभय प्रताप जी, भाई देखिए, ठीक है अभय प्रताप जी, अगर उन्होंने कोई गलत जानकारी दी या फिर जिस तरह से आप लोग ने कार्रवाई की, ये तो कार्रवाई आप लोग ने अपनी मनमर्जी से कर ली। जिस तरह से विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है, आप लोग की जो मर्जी है वो कर रहे हैं, जिसको निलंबन करना आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं निलंबन। देखिए, ये इनके नेताओं के आचार संस्कार में ये बात आ चुकी है कि इनके पास
सरकार अगर अपना पक्ष ईमानदारी से रख देगी तो इनके पास कहने को कुछ बचेगा नहीं। इसलिए पहले ही हुड़दंग मचाना शुरू करते हैं। अनाप शनाप चीजों, पिछले सत्र में इन्होंने क्या किया था, एक पेज गायब कर दिया पीछे से, जिसमें पेमेंट का विषय था, जिसमें पार्टी द्वारा पेमेंट किया गया था, उसको सदन में नहीं रखा, बाकी सब रखा। तो ये इस तरह की आदतें इनको चीप पब्लिसिटी के लिए लगातार करते आ रहे हैं। अब बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। आप अनगल बिना आरोपों के, बिना किसी तथ्य के आरोप लगाना केवल इसलिए, सही कहा माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, कि अगर ये बिना तथ्य के भाषणबाजी अगर आप वहां करते हैं, बाहर विधानसभा के बाहर, अंदर भी यही करेंगे, तो विधानसभा पर करोड़ों का खर्च होता है, टैक्स का पैसा जनता का खर्च होता है। यहाँ नियम कानून के तहत जो नियम है, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे प्रशंसनीय हो, चाहे आपका जो है अशासकीय संकल्प हो, लाइए ना, चर्चा होगी विधिवत, उसमें होगी, चलेगी। लेकिन केवल नाटक नौटंकी करके और हमको ध्यान आकर्षित करना, और किस तरह की किसानों के आंदोलन में इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था। 50 तो दड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। अभी इनकी कांग्रेस कमेटी की सूची जारी हुई प्रदेश की, तो इन्होंने खुद ही जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी नियुक्ति तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से हुई थी। किसको नेता मानते हैं ये? तो अंदर अनेकों दड़ों में बटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहा है, कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं। आज 48 लोगों ने साइन किए, कमलनाथ जी, लेकिन क्या कुछ और विकल्प नहीं था? निलंबन के अलावा कुछ और विकल्प नहीं था? कुछ दिनों के लिए कर देते। विधानसभा अध्यक्ष ने तो पूरे सत्र के लिए कर दिया उनको निलंबित। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बहुत लंबे समय से इनकी गतिविधियां पर नजर रखे होंगे, इनके व्यवहार पर नजर रखे होंगे कि ये हर सत्र में इसी तरह से बाधित करते हैं, कार्रवाई होने नहीं देते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं। इसलिए निर्णय जो उन्होंने लिया होगा, वो जो विधायी वहां के जो नियम कानून है उसके अंदर ही उन्होंने ये व्यवस्था दी होगी। ठीक है, रमेश शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर यह निलंबन की कार्रवाई की गई है, इसी के चलते आज विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो आ नहीं सका। लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं कि नियमों पर चीजें उलझी हुई है, लेकिन अगर विधानसभा की कार्यवाही की बात करें, उसमें तो सारी चीजें कि क्या कुछ नियम है, क्या कुछ नहीं है, वो सारी चीज लिखी रहती हैं। तो फिर इतना असमंजस क्यों है? अगर कोई कार्रवाई हुई है, अगर किसी ने कोई भ्रामक जानकारी दी है, तो फिर उसको विपक्ष क्यों नहीं पचा पा रहा? अगर या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अगर किसी तरह की चीजें विपक्ष को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर ये असमंजस की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है, जो कार्रवाई हुई है वो तो नियम के अनुसार हुई है। विधानसभा हमेशा नियम के हिसाब से ही चलती है। जो निलंबन हुआ है वो नियम से हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष का जो अधिकार है और सदन का जो बहुमत है उस आधार पर हुआ है। ये बात तो एक अलग हुई। अब सवाल ये है कि जिस आधार पर निलंबन हुआ है वो आधार क्या है? अब चूंकि जीतू पटवारी जी ने सदन में एक जानकारी दी थी, अविश्वास प्रस्ताव में भी दी थी, कल के भाषण में भी आई थी, तो अब उसके लिए जो विशेषाधिकार समिति है वो उस पर विचार कर रही। तो मोटे तौर पर ये बात साबित करना चाहिए जीतू पटवारी जी को कि उनने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही जानकारी दी है। यदि वो जो ये साबित कर देते हैं कि जो जानकारी उनने दी है वो सही जानकारी दी है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार कटघरे में रहेगी। अभी जिस तरीके से सरकार ने प्रस्तुति की है उस आधार पर तो जीतू पटवारी जी का जो बयान है उस पर प्रश्न तो उठते हैं। अभी ये मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि सच क्या है। सच जो है, क्योंकि जीतू पटवारी जी अपनी बात को सच कह रहे हैं और सरकार अपनी बात को सच कह रही है। इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति को करना है और वो दोनों लोगों के जो तथ्य होंगे उस आधार पर वो निर्णय करेगी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि आम सभा और विधानसभा ये दोनों मंच अलग अलग होते हैं। विधानसभा में अलग किस्म से चर्चा होती है और आम सभा में अलग किस्म से चर्चा होती है। ये हमने अविश्वास प्रस्ताव में भी देखा और ये बजट की चर्चा में भी हम देख रहे हैं। जो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मीडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता है कि मीडिया में सुर्खी बनी रहे, तो विधानसभा और आम सभा के मुद्दे लगभग एक जैसे हो रहे हैं। मैं समझता हूं ये राजनीति से उठ करके ये बहुत विचार करने की जरूरत है। इसी विधानसभा में ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि कई बार विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने किसी व्यक्ति ने तथ्य के विपरीत जाकर के कोई जानकारी दी। ऐसे उदाहरण है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात आई और विपक्ष ने प्रमाण के साथ हाउस के अंदर कहा, तो उस पर मंत्री ने वापस लिया है अपना बयान। ठीक उसी प्रकार विपक्ष ने भी अगर कोई बात कही है और सामने आया है तो उन्होंने भी उस पर खेद व्यक्त किया है। ये पहला मौका है कि सदन की गरिमा से ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति
प्रवक्ता अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ विधानसभा की गरिमा को राजनीतिक सीमाओं से उठकर के तय किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मुक्ता जी, क्या जिस तरह से अभी रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि अगर किसी ने कोई गलत तथ्य दिया है तो पहले भी ऐसा हुआ है और साबित होने पर उसको वापस लिया, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो, अगर किसी तरह की भ्रामक जानकारी है या फिर जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई की गई है, अगर उनको जो मौका अभी दिया जाता है या फिर मौका नहीं दिया है या मौका दिए जाने से पहले उनका निलंबन कर दिया, या जो मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाना था, और या फिर अगर चीजें साबित करते वो तो सरकार या फिर गलत साबित होती या फिर सरकार जीतू पटवारी को गलत साबित करती। लेकिन अभी दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं कि हाँ ये गलत है इसलिए कार्रवाई सही है। विपक्ष कह रही कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है क्योंकि जो जानकारी दी गई है वो सरकार ने इसके पहले दी थी, उसी के हिसाब से उन्होंने ये जानकारी दी है। तो क्या ये जिद के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से? कह सकते हैं हम रोड ब्लॉक जैसा है। जब जीतू पटवारी को पहले कहा गया था वो खेद व्यक्त करे तो उन्होंने मना कर दिया और निलंबन हो गया। अब लेकिन आज जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आया और जिस तरह से पूरा जो माहौल मुद्दा गरमाया, सदन में जो कांग्रेस लगातार जो है अपनी बात कहती रही, सदन की कार्रवाई आज बिल्कुल नहीं चली। पहले 11 बजे जब शुरू हुआ तो उसके बाद तुरंत 1 घंटे के लिए जो है कार्रवाई स्थगित गई, फिर दोबारा जब हुआ उसके बाद फिर 13 तारीख तक स्थगित कर दी गई। तो लगातार जो कांग्रेस थी वो एग्रेसिव मोड में थी। अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उसके बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि एक नियम, एक प्रक्रिया के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, एक समय होता है। बोला उनका कहना था कि जब मैं निकल के आसंदी की ओर जा रहा था तब अविश्वास प्रस्ताव आया, तो ये तो कोई समय नहीं हुआ। अब इसके बाद 14 डेज है विधानसभा के पास कि उस पे विचार करे, और जब विचार करेंगे एक्सेप्ट होगा तो उनकी आसंदी पे कोई और व्यक्ति बैठेगा, वो नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने नियम प्रक्रिया का हवाला दिया। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हमने तो प्रस्तुत कर दिया था, सरकार को उनको एक्सेप्ट करना था, तत्काल अपनी कुर्सी किसी और को बिठा देना था, तो इस बात को लेकर गहमा गहमी। लेकिन जो आज बातचीत हुई उससे ये समझ आया, जैसा कि अध्यक्ष ने भी कहा, कि गुंजाइश अभी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप निलंबन वापस करेंगे, जिस तरह का पूरा माहौल बन गया है, कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही क्योंकि बजट पे चर्चा होनी है, राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, तो उनका ये कहना था कि गुंजाइश है। तो ये डेफिनेटली एक इशारा है कि जीतू पटवारी जो है वो अगर खेद व्यक्त करते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है। तो जब जीतू पटवारी से हम लोगों ने बात की और हम उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मैंने जो कहा है वो सही कहा है, सरकार के आंकड़ों के बेसिस पे कहा है, और सरकार जो है उसको लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के मुद्दे जो मैं कह रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में आए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हाँ मैंने पार्टी पे छोड़ दिया, क्योंकि आज जब हम उनके बंगले पे गए थे तो बहुत भीड़ थी, सारे विधायक, डॉक्टर गोविंद सिंह, सारे कांग्रेस के विधायक उनसे लगातार मिलने आ रहे थे, अपनी जो उनके साथ सपोर्ट व्यक्त कर रहे थे। तो उनका ये कहना था मैंने पार्टी पे छोड़ा, पार्टी तय करे कि मुझे खेद व्यक्त करना है मैं कर दूंगा, नहीं तो पार्टी कहती कि नहीं आपने जो कहा वो सही है, तो फिर हम इसी पे स्टैंड रहेंगे। तो इस तरह का अभी जो है ये मामला है कि स्पीकर ने कहा है कि हाँ गुंजाइश है निलंबन वापस होने की, और जीतू पटवारी ने पार्टी पे छोड़ा है कि पार्टी क्या निर्णय उनके बारे में लेती है। लेकिन जिस तरह का जो हमने माहौल अभी ये 2-4 दिन में देखा है, ये बजट सत्र आखिरी सत्र है विधानसभा का, कांग्रेस एग्रेसिव मोड में लगातार वो सरकार को घेर रही है, चाहे वो गवर्नर का अभिभाषण था, बजट जब हुआ उस दिन भी हमने देखा बजट में महंगाई का मुद्दा उठा के प्रदर्शन करते वॉकआउट हो गया, रोकती टोकती रही। तो ये जिस तरह से कल जो टैबलेट वापस कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और डॉक्टर गोविंद सिंह ने, तो हम लगातार देख रहे हैं इस बार कांग्रेस को एक एग्रेसिव मोड पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसलिए आरोप लगा रही कि जो प्री प्लान था, पहले से निलंबन की कार्रवाई होनी थी, पूरा प्री प्लान था। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जीतू पटवारी ने पार्टी पर छोड़ दिया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जीतू पटवारी को अकेला छोड़ दिया। अमित तावरे जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए आप लोग, आज समय से नहीं दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जो समय सीमा थी उसके पहले आप लोग ने नहीं दिया, और जो उसमें साइन होने थे कमलनाथ के उसमें साइन नहीं थे, और जो बाकी जो दूसरे विधायक थे आप उनके भी साइन नहीं थे। तो ऐसा लगा आधी अधूरी तैयारी के साथ करके गए थे। इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी कि आप लोग
जीतू पटवारी को अकेला छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, अब ये तो सब भविष्य वक्ता लोगों की पार्टी है। कमलनाथ जी साइन करते या नहीं करते इनको पता रहता है, लेकिन कमलनाथ जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं, भविष्य क्या, ये तो अब पास्ट हो गया। आज आप लोग ने जो दिया अविश्वास प्रस्ताव, उसमें तो साइन नहीं थे ना। ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे उसमें विधायकों के भी साइन नहीं थे, ऐसा आधा अधूरा था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को अकेला छोड़ दिया है। सवाल आपका है, लेकिन ये संविधान ने मुझे हक दिया है कि उसका जवाब मैं अपने तरीके से दे सकता हूं। ठीक है, दीजिए आप, है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से मुझे जवाब देने दे आप। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कथनी करनी में अंतर है, इनके चरित्र भी अलग हैं और इनकी अलग अलग फेस हैं। कमलनाथ जी साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है। कमलनाथ जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं विधानसभा में, वो सारी चीजों का जवाब, ठीक है, आपने, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूंगा। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि आपको जैसा जवाब देना है वैसा दीजिए, लेकिन जनता जो सवाल का जवाब जानना चाहती है, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं अगर आप उसको सीधे तौर से जवाब नहीं देंगे तो जनता को लगेगा कि आप लोग बच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, साइन नहीं किया। आपको लगता है छोटी बात है? अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आ रहे हैं, उसमें कमलनाथ की साइन नहीं है, बहुत सारे विधायकों की साइन नहीं है, तो आपको लगता है ये बहुत छोटी सी बात है? देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता जो टैक्स दे रही है, जिसके पैसे से विधानसभा चल रही है, जनता की जो कठिनाइयां हैं, जनता के जो दर्द हैं, जनता जो महंगाई का डंक सह रही है, और जो अभूतपूर्व भ्रष्टाचार शिवराज जी के राज में हुआ है, उन सब बातों की बात यदि कोई विधायक करता है तो ये उसका नैतिक हक है। और जैसा कि अभी कहा रमेश शर्मा जी ने कि सड़क की बात अलग होना चाहिए, विधानसभा की बात अलग होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जब हम सड़क पे जनता की बात करते हैं तो भी ये सरकार डर जाती है और केस लगाती है। जब हमारे विधायक सदन में बात करते हैं तो भी सरकार डर जाती है और निलंबन कर देती है। तो अब ये सीधी सी बात है कि सरकार जो है अब अपना नैतिक साहस खो चुकी है, और ये सरकार जो है अब एक डरी हुई सी सरकार है, जो कि विधानसभा की बात हो या रोड की बात हो, सड़क की बात हो, किसी भी संग्राम में विपक्ष को अब किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। और अब जनता ये सब चीजें देख रही है। 4 बार का कार्यकाल है शिवराज जी का, एक बहुत बड़ा विश्वास जनता ने उनके ऊपर जताया है, और हमें पूरा विश्वास है आने वाले जो चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देकर कमलनाथ जी के रूप में एक सच्चा जनहितैषी सेवक चुनने जा रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे तो उसमें एकजुटता नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा, लेकिन हालांकि आपने उस सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। अभय प्रताप सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग डर गए, इसलिए आप लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया था उसमें कोई खास दम नहीं था, इसलिए उसमें कमलनाथ के उसमें साइन नहीं थे, उसमें बाकी विधायकों के साइन नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था एक फॉर्मेलिटी थी। ये आप लोग जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को अकेला छोड़ दिया है। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं आप लोग इस मामले में? देखिए, पार्टी हमारी क्या रणनीति अपना रही है, वो अविश्वास प्रस्ताव स्वयं बोल रहा है कि कमलनाथ जी के दस्तखत नहीं है, 48 केवल विधायकों के दस्तखत है, 2 फाड़ अपने आप में कांग्रेस है। इनके तो आज से नहीं, पहले से ही फाड़ है। वो भावी मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि अभी तय नहीं हुआ है मुख्यमंत्री। वो शपथ दिला रहे हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री के लिए शपथ ले रहे हैं, नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए शपथ ले रहे हैं। इस तरह की तो सारी गतिविधियां कांग्रेस में चल रही है, खींचतान अंदरूनी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बजट में लाडली बहना योजना हो, किसानों के लिए हो, सड़कों के लिए हो, पुलों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, 1 लाख नौकरियां हो, सबको लेकर बजट कोई नया कर नहीं दिया बजट में। सब सौगातें लेकर मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी आए। मोदी जी और शिवराज जी के दोनों केंद्र और राज्य सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर इनके 2003 से आज जो है विकसित राज्य में खड़ा कर दिया है। पूरे जो हमारे इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने क्या भाषा का प्रयोग किया कि 20-25 साल पहले मध्य प्रदेश कोई आना नहीं चाहता था, आज मध्य प्रदेश में जो है हर कोई आने को तैयार है। तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर विकास की ओर आगे प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगी है, और ये कैसे काउंटर करें, इनके पास काउंटर करने को कुछ है नहीं।
इसलिए सदन की जो है कार्रवाई बाधित करते हैं और इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन आप लोग ने भी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाजी में उनका निलंबन कर दिया जीतू पटवारी का, समय नहीं दिया। अगर कुछ समय देते, आप उनको मौका देते, तो मुझे लगता है एक ज्यादा जो मैसेज था वो बेहतर जाता जनता के बीच में। थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो गई? के लिए कहा गया, खेद व्यक्त नहीं किया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई संसदीय कार्य मंत्री ने के कहे उस पर, इसलिए इन्हें मौका पूरा दिया गया। आज भी ये अकेले खड़े हैं कि कौन इनके साथ खड़ा है नहीं खड़ा है, इससे लेना देना भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये खेद व्यक्त कर देते तो निश्चित तौर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है, वो उन्हें जो है कार्रवाई में वापस ले लेते। लेकिन जब खेद व्यक्त नहीं किया होगा, निश्चित ही विधानसभा की जो कार्रवाई नियमावली है उसके तहत व्यवस्था दी गई होगी। ठीक है रमेश शर्मा, क्या वाकई लगता है कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा आरोप लगा रहे हैं कि जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है, क्या वाकई अकेला छोड़ दिया? क्योंकि जिस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव आया वो समय से पहले नहीं दिया गया विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें कमलनाथ के साइन नहीं थे, उसमें बाकी दूसरे बहुत सारे विधायकों के साइन नहीं थे। ऐसा लगा आधी अधूरी तैयारी थी, एक मीडिया में सुर्खियां बस बटोरना था, वो एक सीरियस तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश नहीं थी। देखिए यहाँ दो बात है कि जीतू पटवारी जी को अकेला छोड़ा, ये इस पर मेरी राय अलग है। कोई उन्होंने अकेला छोड़ा होगा और एक रणनीति के तहत जीतू पटवारी का फेस उन्होंने सामने किया है। और दूसरी बात, ये बात सही है कि जिस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए वो अधीरता में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया। उसको एक सिस्टम बना करके उसको कार्यालय में देते, वो कार्यालय में दे करके उसका प्रोसेस होना चाहिए था। उस प्रोसेस थोड़ी सी चूक है जिसका लाभ सत्ता पक्ष ने पूरी तरीके से उठाया। लेकिन जीतू पटवारी जी के इस प्रसंग को लेकर के मुझे लगता है कि पार्टी बल्कि कांग्रेस को इसका लाभ होगा और वो एकजुटता आएगी, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फूट तो रही है और समय समय पर बयान भी एक दूसरे के अलग अलग आते हैं। हमने बयान देखे हैं, कमलनाथ को लेकर के भी देखे हैं, लक्ष्मण सिंह जी को लेकर के भी देखे हैं और भी सारे बयान अपने देखते हैं। तो लेकिन ये जो इशू ऐसा है, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि इस इशू को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होगा और जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अलग पटका है, इसकी मुझे थोड़ी सी संभावना अभी मुझे नहीं दिखती है। हालांकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव देने की जो प्रक्रिया है उसमें चूक की है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अगर रणनीति से काम लेते, वो बीच की बात कहते, हाँ और ना के बीच में भी कोई बात होती है कि भाई मैंने प्रस्तुत किया, अभी मैं तो अपनी जानकारी पे हूं, लेकिन अगर सरकार कह रही है तो भी मैं इसको सत्यापन इसका कर लूंगा, और ऐसा कुछ करके गुप्तपूर्ण जवाब देते तो मैं समझता हूँ ये बात ठंडी हो जाती। लेकिन जो भी कुछ है, अब ये चुनाव का साल है तो इसलिए ये गर्मी बढ़ेगी आगे चल करके, और चुनाव तक इस तरह की जो कार्यकर्ता को सक्रिय करना और उसको ओजस्वी बनाए रखना, ये हर पार्टी की रणनीति होती है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस उसी रणनीति पर काम कर रही है। ठीक है मुक्ता जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस इकट्ठा हुई थी, लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से चूक की गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि समय से नहीं दिया गया, उसमें साइन नहीं थे, बहुत सारे लोगों के साइन नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कल तो बहुत जिस तरह से मीटिंग हुई थी इस निलंबन के बाद, ऐसा लग रहा था कांग्रेस आज और आक्रामक होगी। आक्रामक तो थी, लेकिन जो एक प्रक्रिया थी उसका पालन करना भूल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि देखिए कल ही रात में तय हुआ, सुबह देना है। हाँ, सुबह जो है समय से नहीं देकर, जब जैसा कि स्पीकर महोदय ने भी बताया कि जब वो आसंदी की ओर जा रहे थे तब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, थोड़ा पहले उसको जमा देना था दफ्तर में, जो प्रोसेस होता है, तो उसमें थोड़ी सी टाइमिंग की चूक है। लेकिन उसमें कमलनाथ की साइन नहीं होना, बहुत सारे विधायकों के साइन नहीं होना, इसको एक्सप्लेन किया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। जब पूछा गया, हम लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी आज सुबह ही दौरे पे निकल गए, ये अविश्वास प्रस्ताव तैयार हो रहा था और उसके बाद साइन हो रहे थे, तो कमलनाथ जी आज का उनका दौरा जो है वो निर्धारित था, तो वो वहां निकल गए थे। और ऐसा नहीं है कि उनके साइन को इशू जरूर बनाया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, आखिर वो एक मौका मिल गया, लेकिन वो उनका एक दौरा निश्चित था, वो दौरे पे निकल गए। उसके बाद जो जितने रिक्वायर्ड होते हैं, जितना भी आपका नंबर है उसके अनुसार एक रिक्वायर्ड नंबर के साइन होते हैं, तो उतने साइन हैं 48 है। हालांकि बीजेपी इसको एक टर्न देके ऐसा प्रस्तुत कर रही थी कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ही साइन नहीं है,
हैं, मतलब 2 भाग में बटी हुई है कांग्रेस, और केवल 48 सिग्नेचर, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था, कल रात में तय हुआ, सुबह देना है। लेकिन कांग्रेस जो है पूरे आक्रामक मोड में थी ये, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वो सदन को चलने नहीं दी। सदन की कार्रवाई 13 तारीख तक स्थगित हुई। अध्यक्ष गिरीश गौतम जी थोड़े से बैकफुट में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ गुंजाइश है। मतलब गुंजाइश है क्यों कह रहे हैं, यानी कि खेद व्यक्त कर दें किसी तरह, जैसा अभी रमेश शर्मा जी ने कहा, गोलमोल जवाब दे देते तो ये इतना कुछ होता ही नहीं। लेकिन और अब जो जैसा कि जीतू पटवारी ने भी कहा कि हाँ मैंने अपने पार्टी पे छोड़ दिया, जो कहे मैं वैसा कर दूंगा, तो ये ऐसी पूरी जो है एक्चुअल स्थिति ये है। ठीक है अमित तावरे जी, अब 13 मार्च तक के तो विधानसभा स्थगित है, जब विधानसभा दोबारा शुरू होगी उस वक्त क्या आप लोग की रणनीति रहेगी? आज तो जो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे वो एक्सेप्ट नहीं हो सका, क्या उसके बाद जब विधानसभा दोबारा शुरू होगी उस वक्त फिर आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे? देखिए, हमारी पार्टी और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस सब मामले में निर्णय लेंगे कि क्या करना है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जनता ये जानती है कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली विचारधारा की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कौन है, और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी जैसे नेताओं को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी की कार्यकर्ता कौन है। तो मुझे लगता है कि इससे आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि नहीं, इसमें जिक्र क्या कर रहे हैं आप कि जीतू पटवारी किसी भी तरह खेद या माफी नहीं मांगेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपको जो बात बताई है उससे आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और दूसरी बात, नहीं, आप अगर इसको खुद स्पष्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैं जीतू पटवारी जी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, है ना, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात कहूंगा कि सरकार भले ही सदन से इस मामले में भाग जाए, तानाशाही का रवैया अपना ले, लेकिन जो रिकॉर्ड है सरकार के वो जनता भी देख रही है, और यही इस चीज का इनको डर है कि आने वाले चुनाव में इनकी दुर्गति होना निश्चित है। क्योंकि आप समझिए कि जनता का जो भरोसा है उस तरीके से किस तरह विश्वासघात किया गया है। आज हर वर्ग परेशान है समाज का, चाहे हम महिला वर्ग की बात करें, गृहिणी की बात करें, छात्रों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम आदिवासियों की बात करें, हम किसी की भी बात करें, हर वर्ग परेशान है। सिर्फ घोषणा और सिर्फ घोषणा, झूठ बोलो, लगातार बोलो, आंख में आंख मिलाकर बोलो, सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन जब दोबारा विधानसभा शुरू होगी उस वक्त कुछ रणनीति के तहत तो आप लोग दोबारा जाएंगे ना, क्योंकि 13-14 तारीख को कुछ आप लोग आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ अगली रणनीति होगी? इस पर तो आप जरूर चर्चा कर सकते हैं ना, आप इस पर तो जरूर कुछ एक निर्णय हुआ होगा। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा कि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो निर्धारित करेंगे कि आगे क्या करना है, और जो वो कहेंगे हम सब तैयार हैं। क्योंकि कांग्रेस तो आंदोलन से जन्मी पार्टी है ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। तो हम तो सच के लिए, न्याय के लिए, किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार हैं, और जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है अभय प्रताप जी, अगर किसी तरह से खेद अगर जता देते हैं या माफी मांग लेते हैं, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उन्होंने कहा अभी भी गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश में कुछ कंडीशन जरूर होंगी, तो क्या लगता है सत्ता पक्ष ये मांग करेगी या कोशिश करेगी कि उनका निलंबन वापस हो जाए, किसी तरह के बीच का रास्ता निकले? क्योंकि अगर ये निलंबन ऐसी रहेगा तो इसको कांग्रेस मुद्दा बनाने वाली है। देखिए, पहले तो मैं उनको जवाब दे दूं कि ये बार बार ये कोड करते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले ये है वो दल के सदस्य हैं तावरे जी, जिन्होंने इस देश का विभाजन स्वीकार कर लिया अपने स्वार्थों के तहत, और जिनके बारे में ये कहते हैं बार बार, उनके नाम पर इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट भी निकाला था 1970 में, और अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को राशि भी दी थी, ये भी विदित है। तो ये दो तरफा बातें ना करें। और भारतीय जनता पार्टी ने सदन के नियम और प्रक्रिया के तहत जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के, विधानसभा अध्यक्ष जी ने खेद व्यक्त कर देते तो अवसर देते। अभी भी जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा गुंजाइश है, ये गुंजाइश शब्द का उनका प्रयोग करना केवल ये उनका ये बड़प्पन दर्शाता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जिस उद्देश्य से बजट सत्र आया उस पर चर्चा होनी है,
वो सारा सदन का जो है बिजनेस हो सके, इसलिए माननीय प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी ने यह जो है अपना बयान दिया है। और कांग्रेस केवल इसका एक पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घूम रही है। अभी पिछले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब कमलनाथ जी थे क्या सदन में? उस समय भी गायब थे। तो कांग्रेस में अभी तावरे जी ने भी कहा कि मैं जीतू पटवारी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो चूंकि तावरे जी की नियुक्ति कमलनाथ जी ने की होगी संगठन में, इसलिए वो इनके जो है अंदरूनी वो विषय है, उस पर तो मैं ज्यादा कुछ काउंटर करना चाहेंगे अमित जी इस बात पर? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है, उन्होंने नियम कानून के अंतर्गत ही व्यवस्था दी है। ठीक है, देखिए संवैधानिक चीजें मुझे लगता है कि फिर से दोहराने की आवश्यकता है। जैसे पिछली बार की बात कर रहे हैं, पिछले सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था माननीय कमलनाथ जी का विदिशा जिले के सिरोंज में जाने का। वो 1 महीने पुराना कार्यक्रम था, तो वो जनता सबसे महत्वपूर्ण है कमलनाथ जी के लिए। ठीक है, और आज भी कार्यक्रम में उनको जाना था, तो इसलिए वो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है, वो मौजूद थे और हमारे विधायक उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी, ठीक है रमेश शर्मा जी, क्या लगता है आपको अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? क्योंकि 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना है, क्या कुछ गुंजाइश बाकी लग रही है आपको कि निलंबन वापस हो सकता है या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं की निलंबन के बाद कांग्रेस एकजुट हो रही है और इसको मुद्दा तो जरूर बनाएगी, चाहे जब विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त भी इस तरह के मुद्दे बनाए जाएंगे कि विधानसभा में हमारे आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायकों का निलंबन किया जा रहा है। तो क्या कुछ बीच का रास्ता आपको लग रहा है बीजेपी निकालने की कोशिश करेगी ताकि इस तरह की बात आगे चलकर इसका मुद्दा नहीं बने? कुछ गुंजाइश दिख रही है आपको? कि भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और ये आज हमने विधानसभा में देखा भी कि जब गोविंद जी बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भाजपा का किसी आदमी ने कोई डिस्टर्ब किया नहीं था आखिरी क्षणों में अगर आप देखें। लेकिन जैसे ही मिश्रा बोलने को खड़े हुए तो फिर कांग्रेस के ज्यादातर लोग एक साथ खड़े हो गए थे। तो एक बात जो दिख रही है, सच का मैं नहीं कह सकता कि सच क्या हो, कि भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष की जो सेंटेंस जो मुक्ता जी ने कहा कि उन्होंने संकेत भी दिया कि गुंजाइश बाकी है, इसका मतलब वो उस बात के लिए गुंजाइश के लिए वो लोग तैयार है। अब ये निर्णय कांग्रेस को करना है कि कांग्रेस इसको इशू बना करके विधानसभा और विधानसभा के बाहर संघर्ष का मुद्दा बनाती है या इस चैप्टर को कुछ बीच का रास्ता निकाल करके क्लोज करती है। जहां तक विधानसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का है, ये ठीक है कि आज उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन चूंकि अब ये सेक्रेटरिएट में पहुंच गया है तो ये 13 तारीख को जरूर स्टैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता दूसरा इसका विकल्प सरकार को भी निकालना है और आसंदी पर जो सभापति तालिका के लोग होंगे उसमें से कोई ना कोई बैठेगा, ये स्टैंड करेगा उस पर। ये इसके तरीके हो सकते हैं, या तो इस बीच में किसी नियम का हवाला दे करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, और अगर बाय द वे उसको एक्सेप्ट किया जाता है चर्चा के लिए, देखिए 2 चीज हो गई। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो वो स्वीकार करने से पहले भी उसको अस्वीकृत किया जा सकता है, और दूसरा फिर हाउस में चर्चा के बाद वो अस्वीकृत होता है। तो यदि किसी नियम प्रक्रिया में उसको इन 4-5 दिनों में, छुट्टी के दिनों में अस्वीकृत कर दिया जाएगा तो 13 तारीख को फिर ये विधानसभा अध्यक्ष आसंदी पर बैठेंगे। लेकिन अगर उसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा तो चूंकि आज भले वो लेट होंगे लेकिन फिर वो आसंदी पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। तो ये निर्णय कांग्रेस को करना है कि ये इशू बना करके इसको राजनीतिक गर्मी है, इसको चुनाव तक इसको खींचना है, या कुछ रास्ता निकाल करके ठंडा करके बजट पर और जो राज्यपाल महोदय का वो जो प्रस्ताव है उस पर जाकर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको चर्चा करना। अब ये गेंद जो है कांग्रेस के पाले में है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, गेंद तो कांग्रेस के पाले में है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है आपको कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगी, या फिर जीतू पटवारी की तरफ से खेद जताया जाएगा, उनका निलंबन वापस होगा? इसमें किसको क्या फायदा होने वाला है और क्या हो सकता है अगर हम एक भविष्य की बात करें, एक आकलन करें तो आपके हिसाब से? देखिए, इस बार का जो पूरा कांग्रेस का रुख जो दिख रहा है, जो मैंने देखा है लगातार जो है, एक टेम्पो बना लिया है कांग्रेस ने। उसमें जो है, हाँ ठीक है, उसमें जो है सदन नहीं चल पाया है, जनता की बात नहीं आ पाई है, प्रश्नकाल आज सदन की कार्रवाई पूरी की पूरी भेंट चढ़ गई इसी जो है पूरे खींचतान में। कांग्रेस ने एक माहौल तो क्रिएट कर लिया, बिल्कुल सही है,
जैसे उन्होंने बजट भाषण के समय भी जिस तरह का जो पूरा माहौल किया, बाहर निकले, वॉकआउट किया, प्रदर्शन किया, फिर अंदर गए, कंटिन्यूस टोका टोकी, तो एक माहौल तो क्रिएट कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सदन की कार्रवाई है। लेकिन आज जो बातचीत से जो समझ आया, जो एक हल्का सा जो एक संकेत जैसा कह सकते हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा गुंजाइश बाकी है, खेद व्यक्त कर दें, खत्म। और उसके बाद जो जीतू पटवारी का जो बयान है कि मैंने पार्टी पे छोड़ा है, पार्टी बताए मुझे क्या करना है, कि खेद व्यक्त करना है या स्टैंड लेना है। तो इस तरह से लग रहा है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने माहौल तो क्रिएट कर लिया, और अविश्वास प्रस्ताव चूंकि वो स्पीकर के खिलाफ ले आए हैं, तो स्पीकर भी थोड़े से बैकफुट पे, स्पीकर अगर बैकफुट पे है तो सरकार भी थोड़ी सी बैकफुट पे है। तो ऐसा लगता है कि कोई बीच का रास्ता इस दौरान जो है निकल आएगा। ठीक है। अमित तावरे जी, अगर देखिए कुछ दिन पहले जो टैबलेट दिए गए थे आप लोग को, जो कांग्रेस विधायकों को, वो आप लोग ने वापस कर दिया था ये कहकर कि ये चाइना असेंबल है। शुरू से क्या कांग्रेस की एक रणनीति ही थी कि कुछ ऐसा मौका मिले उसके बाद सीधे सरकार को घेरा जाए और जो चर्चा होनी है विधानसभा में उस चर्चा को रोका जाए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बजट के बाद जो चर्चा होनी थी या फिर जो एक मैसेज जाना था कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करी कांग्रेस। आप लोग भले ही आरोप लगा रहे हैं कि खुद बीजेपी नहीं चाहती, खुद सरकार नहीं चाहती कि ये जो सत्र ये बेहतर चले, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप लोग की तरफ से क्या चाहते हैं? क्या इस पर अगर चर्चा हो तो किस पर चर्चा हो? और जो इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे आप लोग ने पहले लैपटॉप जो टैबलेट वापस कर दिया, अभी जो ये अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति को लेकर आ रहे, क्या इस पूरे बजट सत्र में ही सरकार को घेरेंगे या किसी तरह की चर्चा या सवाल जवाब भी आप लोग की तरफ से किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से टैब की आपने बात करी है, तो ये तो एक पूरी देश की जनता जानती है, और एक किस तरीके से भय का वातावरण पूरे देश में है। विपक्षी नेताओं की हम बात करें या जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, किस तरीके से फोन टेपिंग की और सारी चीजें, जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि उनको अधिकारियों ने बताया कि फोन टेप हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये माहौल तो है। और जो एक दल बदल की राजनीति, जो दबाव की राजनीति 2014 के बाद भारत में शुरू हुई है, चाहे विधायकों को अगवा करने की बात हो या उनको किसी भी तरीके से दबाव में लेकर अपने साथ लाने की हो, तो ये सब चीजें स्पष्ट करती हैं। और दूसरी बात, आपने जो विधानसभा की बात कही है, विधानसभा में निश्चित तौर पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी जैसे युवा और हमारे अनुभवी नेता, और गोविंद सिंह जी जैसे अनुभवी नेता, और जीतू पटवारी जी जैसे युवा नेता, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इनके सभी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है। क्योंकि जीतू पटवारी जी मैं तो उनकी टीम में भी रहा हूँ यूथ कांग्रेस में, और जो मैंने उनकी कार्य क्षमता देखी है, जो पब्लिक के लिए काम करने का एक जज्बा है, आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि आप लोग तो कवर करते हैं जी। तो जो जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई हम हमेशा लड़ते नहीं, मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि जनता ये विपक्ष से ये चाहती है कि जनहित के मुद्दे उठाए जाएं विपक्ष पार्टियों की तरफ से, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे अगर विधानसभा में सुनाई देंगे और हंगामे के चलते विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी, तो फिर वो जनहित के मुद्दे विपक्ष पार्टी कैसे उठाएगी और सरकार को कैसे घेरेगी? सरकार के साथ साथ जो जनता है, खासकर जनता ये जरूर जानना चाहती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों से उम्मीद करती है, जो आप लोग के समर्थक होंगे या आम जनता भी चाहती है कि जो गलत है या जो मुद्दे हैं उस पर विपक्षी पार्टी अपना पक्ष रखे और सरकार को घेरे। लेकिन अगर ऐसे हंगामा होगा तो फिर कैसे मौका मिलेगा आप लोग को? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। यदि कोई विधायक कोई बात कह रहा है तो उससे डरने की आवश्यकता क्या है? आप तो सीना चौड़ा करके बोलिए ना। आप तो 56 इंच सीने वाली पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो, विधायक हो। और ये बात देखिए, हम नहीं कह रहे, हम जो भी आंकड़े देते हैं वो एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं। क्या मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में नहीं है? क्या बेरोजगारी में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में नहीं है? क्या बाल अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में नहीं है? क्या कुपोषण में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में नहीं है? क्या किसान दुर्दशा में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में नहीं है? लगातार कर्ज लेकर चलने वाली सरकार है ये। और मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से इन लोगों ने अंधकारमय कर दिया है। कोई नई इंडस्ट्री नहीं ला पाए ये लोग। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे
हमारे विधायक कुणाल चौधरी जी ने जब प्रश्न लगाया था कि आपने कितनी प्रचार करा, कितने इन्वेस्टमेंट को लेके खर्च कराए, और अमित जी यही बात तो अगर आंकड़ों के साथ, अगर आप लोग फैक्ट के साथ अगर विधानसभा में रखें तो ज्यादा बेहतर और होगा। बात कर रहे हैं बॉस, विधानसभा के पटल की बात कर रहे हैं। ये लोग तो विधानसभा में भी झूठ बोलते हैं और सड़क पर भी झूठ बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ये इनके नेता लगातार सड़क पर कहते आए कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा के पटल पर इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार करा कि 26 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने माफ करा। तो इनकी कथनी और करनी में तो ये स्पष्ट अंतर है। ये आंकड़े कोई मध्य प्रदेश कांग्रेस के नहीं है, ये आंकड़े कोई कमलनाथ जी के नहीं है, ये आंकड़े अमित तावरे के नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, गृह विभाग के। और कृषि मंत्री जी ने जो कहा है वो तो विधानसभा की प्रोसीडिंग में है। ठीक है, लेकिन जो आपने बीच में एक सवाल, जो आपने एक बीच में सवाल किया था कि ये तो सरकार का काम होता है कि विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चले। अभय प्रताप जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही के बहुत सारे बड़े नेता जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी वो अक्सर कहते थे कि सदन अच्छे से चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। विधानसभा की अगर बात करें, यहां पर आप लोग की सरकार है तो ये आप लोग की जिम्मेदारी कि विधानसभा सुचारू रूप से चले। अगर इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी, हंगामा होता रहेगा, तो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कब बातचीत होगी? जनता तो ये सोचेगी ना कि हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है वहां पर चुनकर, वो वहां पर जाकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं उठा रहे, हमारे जो मुद्दे उसको वहां पर नहीं उठा रहे। अगर ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? जिम्मेदारी तो सरकार की है सदन सुचारू रूप से चले। ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी है कि जो सदन की कार्रवाई को सही दिशा में जाने से रोकेगा, फिर नियम अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कार्रवाई की गई। ये जो है बजट के धनबाद प्रस्ताव को बाधित कर रहे थे, तो इसलिए तो कार्रवाई की। अगर आपको कुछ पूछना है तो वन संरक्षण अधिनियम है, आप लगाइए ना प्रश्न, समय सीमा में जवाब आएगा सरकार का, विधानसभा के पटल पर सब जवाब आएगा, रखेंगे मंत्री उसमें अपना जो है जवाब देंगे। लेकिन केवल कार्रवाई बाधित करना, ये वो सरकार है जो इनके 44,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल जैसे शहर में शाम को कटौती होती थी लाइट की, हम और आप सब गवाह हैं। यहाँ पर राजधानी में कटौती होती थी शाम को 7-8 बजे से, आज 24 घंटा बिजली दे रही है तो मध्य प्रदेश की सरकार है। तो सारे क्षेत्र में कृषि दर इनके यहाँ 3% होती थी, आज 19% करीब है। तो ये तो सारे जो है मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है उसकी छवि कैसे खराब की जाए, इससे षड्यंत्र रचते हैं। विधानसभा में कोई सरकार का पॉजिटिव पक्ष ना पहुंच जाए, पॉजिटिव जो सरकार की बातें हैं वो ना सरकार से जनता तक पहुंचा पाए, तो सरकार को केवल रोकना है घेरने के नाम पे और इस तरह की ये गतिविधियां करना है। इसको नहीं तो क्या सरकार इसमें सक्षम नहीं? कि अगर सरकार कुछ बात पहुंचाना चाहती विधानसभा के माध्यम से, तो क्या वो इतनी सक्षम नहीं कि सुचारू रूप से सदन ठीक से चलवा सके? सदन ठीक से चले इसलिए नियम प्रक्रिया कानून बने हुए हैं कि सदन इसके तहत चलेगा। उसी के तहत माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, कार्रवाई की है। और ये विधानसभा अध्यक्ष जी का बड़प्पन है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चले। और आप माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, आपको सदन के अंदर मौका मिले, इसलिए उन्होंने कहा है कि गुंजाइश है। अगर वो होता तो वो ये इस भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो चाहते हैं कि सदन चले, जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है माननीय सदस्यगणों को, उस जनता की बात उस सदन के फ्लोर पर हो, सरकार उसका जवाब दे। दोनों पक्ष सुनिए, आप अपनी बात भी कहिए और सरकार का भी सुनिए, लेकिन विपक्ष के पास सरकार को सुनने का मादा नहीं है। ठीक है अभय प्रताप जी। रमेश शर्मा जी, जब इस तरह से सदन में बवाल होता है तो जिम्मेदारी जो जनता है कहीं ना कहीं वो सोचती है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। सदन में जहां पर जनता के पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां पर अहम सवाल पूछे जाते हैं, तमाम तरह की जो अहम बातें होती है वो होती हैं। लेकिन इस तरह से चीजें अगर होती है, सदन प्रॉपर नहीं चल पाता, स्थगित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज जाता है कि ये क्या हो रहा है। जिन प्रतिनिधियों को हमने भेजा है, सज्जन सिंह वर्मा ने जो नियम प्रक्रिया की जो किताब है वो फाड़ दी, तो ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने किताब फेंकी। तो ऐसे तमाम चीजें, ऐसा लगता है कि कोई सदन की हम एक बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी हम स्कूल की बात करें, किसी क्लास की बात कर रहे हैं। वहां पर जिस तरह से स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हैं, वो टीचर से शिकायत करते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आखिर इस तरह की स्थिति जनता पर एक मैसेज तो कहीं ना कहीं खराब जाता होगा कि इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन सदन ठीक से नहीं चल पा रही। जिम्मेदारी इसमें ज्यादा किसकी है? विपक्ष या दोनों की जिम्मेदारी है? सरकार की ज्यादा है कि सदन को वो ठीक से चला सके?
एक एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्यवाही ठीक से चले। इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें विपक्ष भी शामिल है, इसमें निर्दलीय कोई सदस्य है तो तटस्थ सदस्य, एक एक सदस्य की ये जिम्मेदारी होगी कि सदन ठीक से चले। और ये जो आजकल विधानसभा के भीतर हमको दृश्य उपस्थित देखने को मिलता है, ऐसा स्कूल में भी नहीं मिलता है। क्लास के भीतर कभी बच्चे झगड़ा करके सिर पर सवार नहीं होते टीचर के, ये ठीक है कि वो बाहर ग्राउंड में जाकर के लड़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कक्षा में भी अनुशासन बना रहता है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, किताब फेंकना या पन्ने फाड़ करके फेंकना, इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से इससे सदन की गरिमा कम होती है और जनता का विश्वास कम होता है। आप अगर देख लें, बाजार में चल करके देखें तो राजनीति और राजनेताओं की छवि गिर क्यों रही है? इन्हीं आचरण, जो फिल्म में नाचने गाने वाले हैं उनकी छवि ज्यादा हो गई है, आजकल नेताओं की छवि क्यों कमजोर हो रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे राजनीति की, राजनेता की और विधानसभा की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह उठता है। समाज में इसके प्रति दूसरा संदेश जाता है। मैं समझता हूं सदन की कार्रवाई समय पर चले, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है और नियम प्रक्रिया के तहत आप अपनी बात को उठाएं। एक सदस्य जब बोल रहा है तो सदन को, पूरे सदन को उसमें सुनना चाहिए। अगर कुछ वो अनर्गल बोल रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाइए और उस पर विधानसभा अध्यक्ष उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन किसी को बोलने ही नहीं देना, हंगामा करना, किताब को फेंकना, पन्ने फाड़ करके फेंकना, आज भी पन्ने फाड़ करके उछाल है, तो कुल मिलाकर के इससे सदन की गरिमा कम होती है और इसको दोनों राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना है। सदन ठीक से चले, इसमें हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुक्ता जी बिल्कुल सही कहा कि सदन ठीक से चले, इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या अब सदन में, अक्सर ये पहले ये था कि सदन में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, जनता की बातें उठाई जाएंगी, विपक्ष के पास एक अच्छा खासा मौका रहता है सरकार को घेरने का, अपने जो विधायक रहते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में रखने का। लेकिन अब विधानसभा में एक अब राजनीति शुरू हो गई, वहां पर पक्ष विपक्ष ये कोशिश करता है कि कैसे सत्ता पक्ष, कैसे विपक्ष को हम दबा दें या कैसे हम विपक्ष को एक्सपोज करें, या विपक्ष ये कोशिश करता है हम कैसे सत्ता पक्ष को एक्सपोज करें। बजाय इस चीजों पे ध्यान रखने के कि जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उसको उठाया जाए और कुछ एक सार्थक उसमें बहस हो और उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। सही कहा आपने। और जैसा अभी इस बार जो मैंने कहा, बार बार मैं जो कह रही हूँ कि कांग्रेस बहुत उग्र और एग्रेसिव जो मोड में नजर आई, कहीं ना कहीं जो अब जो एक तरह से हो गया है कि विधानसभा एक स्टेज हो गया है। तो आपने परफॉर्मेंस दिया, तो कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, तो वही जो है वो टीवी चैनल्स की, अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनेगी और उससे जो है कांग्रेस एक मैसेज दे पाएगी कि देखिए हम कैसे सरकार को घेर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये भी है, ये नोटिस किया गया है, कई विधायकों ने ये बात बताई कांग्रेस की कि उन्होंने जब जब प्रश्न की जानकारी मांगी, साल दर साल हर बार, कई बार उन्हें एक ही सवाल पे यही जवाब मिला कि जानकारी एकत्रित की जा रही। तो इतने सालों तक जानकारी, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि आपको जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, हमारा समय भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अभय प्रताप जी, अमित आवरे जी, रमेश शर्मा जी, मुक्ता पाटिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सदन में बवाल और विश्वास पर सवाल, क्योंकि जिस तरह से 27 फरवरी से ये सत्र शुरू हुआ था, लेकिन 5वें दिन ही लगातार हंगामा होता रहा और अब जो सदन की जो कार्रवाई है वो 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के लिए, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी, समय से नहीं लिया गया, इसलिए वो आज पटल पर नहीं रख सका और उस पर किसी तरह की बहस नहीं हो सकी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जब दोबारा विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त कांग्रेस की तरफ से क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को दोबारा लेकर लाया जाएगा और कांग्रेस की उसमें रणनीति क्या होगी, क्योंकि सरकार ये चाहेगी कि बजट में जिस तरह से तमाम तरह के प्रस्ताव किए गए वो विधानसभा के माध्यम से वो योजना वो जनता तक पहुंचे और उसका एक मैसेज बेटर जाए। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये कोशिश करेगी कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए। लेकिन जो जनता के मुद्दे रहते हैं, जो जनता के सवाल रहते हैं और जनता ये कोशिश करती है कि विधानसभा में हमारे जो सवाल है, हमारे क्षेत्र के जो सवाल है, हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे वो उठाए जाए, लेकिन इस तरह के हंगामे के चलते, इस तरह की बहसबाजी के चलते वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं और सत्र ऐसे ही निकल जाता है, स्थगित हो जाता है और कभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है, लेकिन जनता के सवाल वहां पर रह जाते हैं। तो दोनों पार्टियों को, या जो भी पार्टियां हैं, जितने भी विधायक वहां पर हैं सदन में, उनको ध्यान देना चाहिए कि जनता के मुद्दे उठाकर लेके जाएं, एक सार्थक बहस हो, क्योंकि बहस होगी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अगर इसी तरह से हंगामा होते रहेगा तो जनता के पैसे यूं ही बर्बाद होते रहेंगे और समस्या बरकरार रहेगी।
इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।